हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें क्या पढ़ाई करनी है, ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग समझेंगे एसिटिक अम्ल, जिसे हम एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। इसको बनाने की विधि, गुण और साथ ही साथ इसका उपयोग समझेंगे। आपको बता दो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा ना, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है कि एसिटिक अम्ल को बनाने की विधि, गुण और इसका उपयोग भी लिखिए। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी लोग के लिए खास है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का ये जो वीडियो है कक्षा 10 के विज्ञान का पाठ नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक का, ये वीडियो नंबर 18 है। इससे पहले सभी वीडियो का जो लिंक है आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या ऊपर कुछ देर बाद आई बटन पे एक लिंक आएगी जो प्लेलिस्ट का होगा, उस पर आप सीधे क्लिक कीजिएगा और इस अध्याय के यानी इस पाठ के सभी वीडियो पर आप चले जाएंगे, ठीक है। और वहां से देख करके एक सुंदर सा नोट्स भी बना लेंगे। तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका जानेंगे सामान्य परिचय। जब भी आपको एग्जाम में लिखने को आता है इसके बारे में, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसका सामान्य परिचय। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल, जिसे हम एथेनोइक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। इसका सामान्य परिचय में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसका साधारण नाम लिखिएगा। साधारण नाम होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। साथ ही साथ आप लोग लिखते हुए चलिएगा, नोट करते हुए चलिएगा और समझते हुए चलिएगा। तो इस प्रकार होगा ये कि आपका एक सुंदर सा नोट्स बनके तैयार हो जाएगा। अब इसका IUPAC नाम क्या होता है भाई? तो ये होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। समझे कि नहीं? ये इसका IUPAC नाम है। इसका रासायनिक सूत्र की यदि बात करते हैं, रासायनिक सूत्र कहिए चाहे अणु सूत्र कहिए, तो ये होता है CH3COOH, ठीक है। ये इसका अणु सूत्र है या रासायनिक सूत्र। इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा होता है भाई एसिटिक अम्ल का? तो ये COOH होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ COOH, यही इसका क्रियात्मक समूह होता है। अगर इसकी संरचना सूत्र लिखना चाहें किसका? एसिटिक अम्ल का, तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, संरचना सूत्र, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध, इसके साथ साथ सिंगल बॉन्ड के साथ OH रहेगा। OH नीचे लिखिए चाहे ऊपर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ साथ एक कार्बन और जुड़ा हुआ है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन? 3। तो यहाँ H, यहाँ H और यहाँ पे H, ये इसकी संरचना सूत्र हुई। अब इसको मिलाकर देख लीजिए कि हम संरचना सूत्र सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो कार्बन की संख्या 2 है, तो कार्बन की संख्या 2 है, ठीक है। और हाइड्रोजन की संख्या 3 यहाँ पे और एक यहाँ 4, तो 3 यहाँ पे और एक यहाँ 4, ठीक है। इसके बाद में ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। इसका अर्थ यह है कि संरचना सूत्र हमारा सही है, ठीक है। यदि आप इस प्रकार से एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो एक तरीका और है लिखने का, आप इसको कहानी के रूप में लिखिए, ऐसा कि इसका साधारण नाम किसका भाई? एसिटिक अम्ल का। इसका साधारण नाम एसिटिक अम्ल होता है तथा इसका IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। इसके बाद लिखिएगा कि इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH और इसका क्रियात्मक समूह COOH होता है और इसकी संरचना सूत्र ये होता है। समझे कि नहीं? आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम समझते हैं बनाने की विधि। किसको बनाने की विधि? तो एसिटिक अम्ल को बनाने की विधि। आपको पता होना चाहिए कि पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था एथिल एल्कोहल, यानी जिसको हम एथेनॉल भी बोलते हैं, उसको बनाने की विधि, गुण और उपयोग, और जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो ऊपर एक लिंक आ रही है, उस पर क्लिक करके उसको देख ही लीजिए। समझे कि नहीं? तो उस समय जब मैं एथिल एल्कोहल का रासायनिक गुण बता रहे थे तो उस कंडीशन में आपको बताए थे कि जब एथिल एल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करवाते हैं तो उस कंडीशन में एसिटल्डिहाइड बनाता है, और एसिटल्डिहाइड को फिर से जब हम ऑक्सीकरण करवाते हैं तो उस कंडीशन में आपको बना के देगा एसिटिक अम्ल। समझे कि नहीं? तो उसी रासायनिक समीकरण को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। हमने ये बताया था कि जब हम एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH को क्या कराएंगे? क्षारीय के MnO4, क्षारीय मतलब क्षार के रूप में होना चाहिए, MnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ध्यान देना, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पे आप 2 चीज़ ले सकते हैं, या आप ले लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4, या फिर आप इसको नहीं लेंगे तो आप K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट।
और इसको बोलेंगे हम पोटेशियम परमैंगनेट। कहीं पे आप इसको लिख लीजिएगा ना। अब हम क्या करेंगे कि एथिल एल्कोहल को यानी C2H5OH को पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, दोनों में से किसी एक को लेना है ना, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकृत करवाते हैं, ऑक्सीकरण यानी कि O लिखना पड़ेगा ऊपर में, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले एसिड एल्डिहाइड बना करके देगा। एसिड एल्डिहाइड मतलब CH3CHO ये बनाएगा और साथ ही साथ जल बाहर निकालेगा। आप इसको नहीं समझे क्या? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, C2H5OH को किस प्रकार से, ध्यान से लिखेगा, CH3CH2OH ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एथिल एल्कोहल ही है। इस कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ से CH3 और C निकल करके यहाँ आ गया और इसके साथ ही साथ यहाँ पे H और O जो है ना, H यहाँ से और O यहाँ से, H यहाँ से O यहाँ से निकल के HO जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, इसके साथ साथ क्या बचा, H2O, वो H2O यहाँ निकल गया जिसको हम क्या बोलते हैं, जल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि जब एथिल एल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं तो इस कंडीशन में एसिड एल्डिहाइड का निर्माण होता है, और फिर से जब पुनः इसका हम फिर से ऑक्सीकरण करवाएंगे तो उस कंडीशन में आपको एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको पुनः ऑक्सीकरण करवाना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH3CHO यानी ये एसिड एल्डिहाइड का जब फिर से ऑक्सीकरण करवाएंगे किसकी उपस्थिति में, क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में, तो इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा कि आपको बन के मिलेगा तुरंत CH3COOH और इसी का नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है, एसिटिक अम्ल। समझे कि नहीं समझे, ये बन के तैयार हो गया, कौन, एसिटिक अम्ल। ओके, तो इसको इस प्रकार से बनाते हैं। अब हम समझते हैं इसका गुण। गुण में सबसे पहले हम सीखेंगे भौतिक गुण के बारे में। किसके बारे में, भौतिक गुण के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पॉइंट बना के ही लिखिएगा इसमें ना, एसिटिक अम्ल रंगहीन, यानी यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला संक्षारक द्रव होता है, संक्षारक द्रव होता है। इसका मतलब समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह रंगहीन होता है, इसका मतलब ये कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। तीक्ष्ण गंध वाला होता है, इसका मतलब इसका जो गंध होता है ना बहुत ही बेकार किस्म का होता है। और संक्षारक द्रव है, यानी किसी भी चीज़ के ऊपर जब ये गिर जाता है ना तो उसको नष्ट कर देता है, कहने का मतलब उसको खराब कर देता है। तो खराब करने का जो गुण होता है उसी को बोलते हैं संक्षारक। तो इसलिए हम कहेंगे कि एक प्रकार की एक संक्षारक द्रव है। इसके बाद सेकेंड समझिएगा, आपको बता दूं कि यह जल में, किसमें, यह जल में तथा कार्बनिक विलायक दोनों में, जल में तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। क्या होता है, विलेय होता है, यानी घुल जाता है उसमें। समझे कि नहीं समझे। तीसरी पॉइंट समझिए, यह जल से भारी होता है, यह जल से कैसा होता है, भारी होता है। चौथा पॉइंट समझ लीजिए, इसका जो क्वथनांक होता है ना, इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक 16.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्वथनांक का मतलब जब आप इसको किसी बर्तन में रख के उबालिएगा ना तो उबालने के लिए आप 100% नहीं
118 डिग्री सेल्सियस का तापमान टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, तभी जाके उबलेगा, यानी 100 डिग्री से भी 18 डिग्री अधिक। और इसको अगर बर्फ़ बनाना है, कहने का मतलब जमाना है, तो आप इसका टेम्परेचर इतना घटा दीजिए कि 16.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो इस कंडीशन में आपको ये क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ इसका भौतिक गुण। अब समझिए रासायनिक गुण। क्या समझिएगा? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, ठीक है। अब इसमें हम समझते हैं पहला, सबसे पहली बात आपको बता दूं कि ये जो एसिटिक अम्ल होता है ना, ये अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसी? अम्लीय प्रकृति। इसका मतलब क्या हुआ भाई? अम्लीय प्रकृति का मतलब कि जब आप इसे जल में डालिएगा ना, तो अपने आयनों में टूटेगा, और अपने आयनों में टूटने के बाद में H+ आयन देगा। कैसा? H+ आयन देगा। भाई अम्ल का हमने परिभाषा पहले बताया था, और जब अम्ल क्षार लवण जो चैप्टर हमने पढ़ाया है, आपको समझाया है, उसमें आपको अम्ल के बारे में बताया था कि जब आप इसको जल में डालेंगे तो हाइड्रोजन के धनात्मक आयन देता है, यानी H+ आयन देता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि जब, या फिर ऐसा लिखिए कि एसिटिक अम्ल, क्या चीज़? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जल में घुलकर, जल में घुलकर, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ फिलहाल, इसका कोई काम नहीं है, समझाने के लिए आपको बताए थे, ख़त्म हो गया इसका काम। जल में घुलकर H+ आयन देता है, आयन देता है। ठीक है, अब इसको रासायनिक समीकरण से देखते हैं भाई, कि हमारे पास CH3COOH है, ये है। जब इसको जल में डाला गया तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, कि अपने आयनों में टूट जाता है, यानी CH3COO, इसके ऊपर माइनस चार्ज, प्लस में हाइड्रोजन जो यहाँ से हटा है, इसके ऊपर प्लस चार्ज, यानी अपने आयनों में टूट गया। एक धन आयन, एक ऋण आयन। धन आयन कैसा दिया? तो H+ आयन दिया। समझे ना? कौन? एसिटिक अम्ल। अब समझिएगा अगला गुण। अगला में ये है एस्टरीकरण। ये जो टॉपिक है एस्टरीकरण, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एस्टरीकरण क्या है, और इसका रासायनिक समीकरण भी आप दीजिए। तो आपको बताना चाहूँगा एस्टरीकरण क्या है, कि जब आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यानी H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को जब एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे ना, तो उस कंडीशन में एथिल एसीटेट का निर्माण करता है, और साथ ही साथ जल भी बनाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ना, यानी एथिल एसीटेट और जल बनाने की, तो इस प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं एस्टरीकरण। ठीक है, तो इसमें हम ऐसा लिखेंगे कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ध्यान से समझिएगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल से अभिक्रिया करके, से क्या करके? अभिक्रिया करके एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट तथा जल का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं हम रासायनिक समीकरण के द्वारा, तभी आपको समझ में आएगा। हमने ये बताया है कि जब एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH को जब हम क्या बोलते हैं कि एथिल एल्कोहल C2H5OH के साथ में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में
जब गर्म करिएगा तो इस कंडीशन में ये होगा, यहाँ से CH3 और COO और C2H5, तो CH3 COO C2H5 बनाएगा और इसके साथ साथ H और H2 और O यानी H2O बना देगा। तो इस कंडीशन में ये जो प्राप्त हुआ है हमें, इसका नाम है एथिल एसीटेट। क्या है? एथिल एसीटेट। समझे कि नहीं? यह है एथिल एसीटेट। ये क्या है? जल है। इसका नाम आप जान ही रहे हैं, एथेनॉल। एथेनॉल या एथिल एल्कोहल ना, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल दोनों एक ही बात है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। ध्यान से समझिएगा, ये दो टॉपिक है ना आपके एग्जाम में अलग से पूछने को मिलते हैं कि बताइए एस्टरीकरण क्या होता है। तो आपको सीधा बताना है कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल एथिल एल्कोहल से अभिक्रिया करता है तो उस कंडीशन में एथिल एसीटेट तथा जल का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को ही एस्टरीकरण कहते हैं। आप सीधा बता देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान देना है कि जब आप इसको बताइएगा तो रासायनिक समीकरण को लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो समझ गए ना कैसा होता है कि जब एसिटिक अम्ल एथेनॉल के साथ यानी कि एथिल एल्कोहल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो इस कंडीशन में एथिल एसीटेट और जल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो प्रक्रिया हुआ ना एथिल एसीटेट बनने का, तो इसी को बोलते हैं हम एस्टरीकरण। एस्टर को हम कैसे पहचानेंगे? देखिएगा, जहाँ भी COO रहेगा, जहाँ भी COO रहेगा तो हम समझेंगे ये एस्टर है। क्या है? एस्टर है। लेकिन यहाँ पे C2H5 तो इसको बोलेंगे एथिल और CH3COO मिल करके एसीटेट बनाता है तो एथिल एसीटेट हो गया। समझे कि नहीं समझे? अब समझिए तीसरा, धातु की कार्बोनेट या धातु की बाइकार्बोनेट से क्रिया यानी जब भी कोई एसिटिक अम्ल जब धातु के कोई कार्बोनेट से या धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? ध्यान से समझिएगा ना, मैं इसका रासायनिक समीकरण दे रहा हूँ। अगर एसिटिक अम्ल CH3COOH है हमारे पास, जब इसको धातु के कार्बोनेट, धातु के मतलब कोई जैसे मान लो सोडियम में धातु है, इसका कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है भाई, हमने ये बोला कि जब कोई एसिटिक अम्ल जो है जब धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो वही देखने के लिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं क्या होगा ना। तो यहाँ से ये बनेगा CH3COO और यहाँ से Na यानी सोडियम एसीटेट प्लस में बना देगा H2O और साथ ही साथ CO2। आप मिला लीजिएगा ना, यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। यहाँ पे ये 2 हो गया, संतुलित हो गया। समझे कि नहीं समझे? आप मिला लीजिएगा। समय थोड़ा कम है, मैं कहीं जाना चाह रहा हूँ इसलिए। देखिए यहाँ पे सोडियम एसीटेट है। क्या है? सोडियम एसीटेट है ना। अब हमने ये बोला है कि जब इसको यानी CH3COOH को यानी कि एसिटिक अम्ल को जब आप बाइकार्बोनेट से कराएंगे, हमने धातु के कार्बोनेट से करा दिया है, अब धातु के बाइकार्बोनेट से कराते हैं। जैसे मान लो NaHCO3, बाई का मतलब जहाँ पे H के साथ CO3 रहेगा तो इसको बोलेंगे बाइकार्बोनेट, HCO3 यानी बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो जब आप धातु के बाइकार्बोनेट से क्रिया करवाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में भी यही बनेगा CH3COO यानी CH3COO और Na ये बना। और इसके साथ साथ क्या बना भाई, तो H2O, क्या बना? H2O और साथ ही साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है ना। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। इस प्रकार से इसका रासायनिक गुण कंप्लीट होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम समझते हैं इसका उपयोग। अब इसका उपयोग समझिए। उपयोग, सबसे पहला उपयोग क्या है? आचार बनाने में। आचार बनाने में मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा चीज, रंग, कागज, रेशम, इन सभी के उद्योग
उद्योग में यानी फैक्ट्रियों में इसका प्रयोग होता है ना, इन सब को बनाने में भी। तीसरा पॉइंट, अब तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, EDTA के निर्माण में ये क्या होता है भाई? तो ये होता है एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसका निर्माण में इसका प्रयोग होता है। समझे कि नहीं समझे? किसका? एसिटिक अम्ल का। इसके बाद चौथा उपयोग औषधियों में, औषधियों में, समझे कि नहीं समझे? इस प्रकार से इसका उपयोग होता है ना। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या समझा? एसिटिक अम्ल बनाने की विधि, गुण और साथ ही साथ इसका उपयोग। यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो एक छोटी सी लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट को आप इस यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि हम लोग का यूट्यूब फैमिली और ग्रो हो सके और मैं आपको बेहतरीन वीडियोज़ प्रोवाइड करा सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।